एवरीवन, आप सभी को आपका प्यारा चैनल बोर्ड एग्जाम बिंदु में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में मानव जनन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? ए अंडाशय, बी शुक्राणु, सी वृषण, डी गर्भाशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, वृषण होगा। सी वृषण, यानी कि नर हार्मोन्स जो है वृषण में उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर वृषण होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का दूसरा प्रश्न है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? ए मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, सी प्रारंभिक जनक कोशिका का, डी ब्लास्टोसिस्ट का। तो एक्रोसोम जो होता है वो मानव शुक्राणु का सिर का भाग होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, मानव शुक्राणु के सिर का। तो एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का संभाग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। स्त्री मनुष्य में कौन गुण के सूत्र होंगे? यानी कि जो मनुष्य के स्त्री होती है, मादा होती है, तो उसमें गुण सूत्र कैसा होता है, गुण सूत्र का प्रकार कैसा होता है? तो ए हो गया, ये देखिए, ये यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स, बी हो गया 44 प्लस एक्स वाई, सी हो गया 44 प्लस वाई वाई, और डी हो गया 44 प्लस एक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स होगा। 44 प्लस एक्स एक्स ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ऑप्शन छूटा हुआ है, तो ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 44 प्लस एक्स एक्स। तो स्त्री में गुण सूत्र जो है 44 प्लस एक्स एक्स प्रकार के होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं। मानव में कौन सा जनन होता है? ए अलैंगिक, बी लैंगिक, सी कायिक, और डी ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, लैंगिक होगा। लैंगिक यानी कि मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का पांचवा प्रश्न है। मानव प्राणी है ए अंडपलजक, बी सजीव परजक, सी जरायुज, डी कोई नहीं। तो मानव प्राणी जो होता है, चूंकि मनुष्य में जो है जन्म होता है, तो मानव जो है वो सजीव परजक प्राणी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सजीव परजक प्राणी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। मानव में निषेचन होता है, तो मानव में निषेचन कैसा होता है? ए हो गया बाह्य निषेचन, बी अंतर निषेचन, सी ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो मानव में जो निषेचन होता है वो अंतर निषेचन होता है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अंतर निषेचन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का सातवां प्रश्न है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहिनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच में जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, गैस का आदान प्रदान, पोषण का आदान प्रदान, तो ये किसके द्वारा होता है? अपरा के द्वारा होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो अपरा यानी कि प्लासेंटा, अपरा। ऑप्शन नंबर बी प्लासेंटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लासेंटा या अपरा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का आठवां प्रश्न है। प्रथम ऋतुस्राव को कहते हैं। तो मादा जो होती है, मनुष्य की मादा जो होती है, उसमें जो प्रथम जो ऋतुस्राव होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेनार्ची या रजोदर्शन। मेनार्ची कहा जाता है, मेनार्ची, मेनार्ची या रजो, हिंदी में इसको बोलते हैं रजोदर्शन। और जो आखिरी ऋतुस्राव होता है उसको रजोनोवृत्ति, मेनोपॉज कहा जाता है, मेनोपॉज। तो जो आखिरी जो है ऋतुस्राव होगा उसको कहेंगे मेनोपॉज, और जो पहला होगा उसको रजोदर्शन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम ऋतुस्राव को क्या कहते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजोदर्शन यानी कि मेनार्ची। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 9वां प्रश्न है। शुक्राणु में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, शुक्राणु जो है मोटाइल होता है, यानी कि चल होता है, चलता है, और चलने के लिए आपको पता है कि ऊर्जा चाहिए। तो शुक्राणु में जो ऊर्जा जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, इसीलिए शुक्राणु में ऊर्जा का स्रोत जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो शुक्राणु में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 10वां प्रश्न है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? तो जैसे कि मैं बताया कि शुक्राणु में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट ये क्वेश्चन है कि आखिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों,
शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मध्य जो खंड होता है, मध्य भाग में पाया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मध्य खंड में, तो मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिससे शुक्राणु को ऊर्जा मिलता है और आसानी से यह चलकर डिंब वाहिनी तक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 10वां प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो खुद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड और नीट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अंत तक देखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिका से मोचित होते हैं यानी मोहित नहीं, यहां पे मोचित होते हैं, यहां मोचित होगा, मोचित होते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, बीजसेचन, शुक्रजनन, शुक्राणु जनन। तो जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिका से मोचित होते हैं उस क्रिया को बीजसेचन कहा जाता है। अंडोत्सर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि अंडोत्सर्ग मादा में होता है और मादा के अंडाशय में जब अंडाणु मोचित होता है तो उसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और यहां पर शुक्राणु जो है शुक्रजनक नलिका से मोचित होता है तो उस क्रिया को बीजसेचन कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, बीजसेचन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 12वां प्रश्न है। शुक्राणु परशु स्वरूपांतरित होकर शुक्राणु बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु परशु से जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु परशु, जिसको इंग्लिश में एस्पर्मेटिड्स कहते हैं, एस्पर्मेटिड्स, और ये एस्पर्मेटिड्स जो है ये रूपांतरित होकर स्पर्म बना लेता है और इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु परशु यानी कि स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर शुक्राणु या स्पर्म बनाते हैं, उस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, उस क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 13वां प्रश्न है। मानव मादा के प्रत्येक स्तन कितने स्तन पालियों में विभक्त होता है? तो मादा के प्रत्येक स्तन में कितने पाली होते हैं, कितने पालियों में विभक्त होता है? ए हो गया 10 से 15 और बी हो गया 15 से 20 और सी हो गया 20 से 25 और डी हो गया यहाँ पे 5 से 10। यहाँ पे स्तन होगा, स्तन। तो मानव मादा के प्रत्येक स्तन जो है वो 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 15 से 20। तो 15 से 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है मानव मादा के प्रत्येक स्तन। तो प्रत्येक स्तन 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का हमारा 14वां प्रश्न है। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, उसे कहा जाता है। तो अंडाशय के ठीक पास जो डिंब वाहिनी का हिस्सा होता है वो कीप का आकार का होता है, और नाम से ही पता चलता है कीप के आकार का है, तो इसे कीपक कहा जाता है, यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, कीपक कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 15वां प्रश्न है। मैथुन के दौरान मनुष्य के शिशण में स्नेहन प्रदान कौन करता है? तो मैथुन के दौरान मनुष्य का जो नर होता है, मैथुन के दौरान मनुष्य का जो नर होता है, नर का जो शिशण होता है वो योनि के अंदर इंसर्ट होता है, प्रवेश करता है, तो उसमें जो स्नेहन प्रदान करता है वो कौन सा ग्रंथि होता है? उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 16वां प्रश्न है। मानव नर के प्रत्येक वृषण में कितने वृषण पालिका होते हैं? तो जो मनुष्य में जो नर है उनके अंदर वृषण पाया जाता है, और वृषण के अंदर प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पालिका होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 250 हो जाएगा, 250 वृषण पालिका होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 17वां प्रश्न है। मानव नर के वृषण के तापमान शरीर के तापमान से कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है? तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है? यहाँ पे आपको पता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है शरीर के तापमान से कम होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को कहते हैं, तो गर्भाशय के आंतरिक ग्रंथिल स्तर को क्या कहते हैं? ए हो गया गर्भाशय पेशी स्तर, बी हो गया गर्भाशय अंत स्तर, सी परिगर्भाशय, डी ग्रीवा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा गर्भाशय अंत स्तर यानी कि इंडोमेट्रियम। गर्भाशय अंत स्तर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोमेट्रियम, तो इंडोमेट्रियम होगा, इंडोमेट्रियम गर्भाशय अंत स्तर। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 19वां प्रश्न है।
मानव मादा में योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से ढका होता है, उसे कहते हैं ए लघुभगोष्ठ, बी योनि छिद्र, सी भागक्षेप, डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो योनि छिद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी योनि छिद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का आखिरी प्रश्न है। 20वां प्रश्न, भ्रूण की 8 से 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है ए मोरूला, बी ब्लास्टोमियर, सी ब्लास्टूला, डी गैस्टूला। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा मोरूला। तो भ्रूण के 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला कहा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मोरूला होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला मेरा वीडियो जनन स्वास्थ्य का आएगा, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7 होगा। तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम की अच्छा से तैयारी हो सके। धन्यवाद।